हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, आज मैं जॉफ्री चाउसर की द कैंटरबरी टेल्स के जर्नल प्रोलॉग की कहानी सुनाऊंगा। इस लेक्चर का उद्देश्य है कि जब कभी भी जर्नल प्रोलॉग का जिक्र हो आपके जीवन में, तो इस जर्नल प्रोलॉग में जो कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं जॉफ्री चाउसर ने, उन कैरेक्टर्स की इमेज आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं उभर आई। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम कोई मूवी देखते हैं और उसके बाद बरसों तक हमारे ब्रेन में उन कैरेक्टर्स का लाइफ स्टाइल, उन कैरेक्टर्स के डायलॉग्स, उन कैरेक्टर्स का व्यवहार जीवन भर साथ रहता है, वो हमेशा याद रहता है। तो इस लेक्चर का उद्देश्य भी बिल्कुल यही है कि इन कैरेक्टर्स की विशेषताएं आपके साथ रहें, आपको याद रहें। कल्पना कीजिए कि आप आज से लगभग 650 वर्ष पहले यानी 14th सेंचुरी इंग्लैंड में पहुंच गए हैं। ये वह समय है जब न रेलगाड़ियां थीं, न मोटर गाड़ियां, न हवाई जहाज। लोग लंबी यात्राएं हॉर्सेस, म्यूल्स खच्चर या पैदल किया करते थे। पूरा समाज रिलीजन के प्रभाव में था। लोगों का विश्वास था कि यदि वे किसी होली श्राइन, पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर प्रार्थना करेंगे तो भगवान उनके पाप क्षमा करेंगे, बीमारियां दूर होंगी और जीवन में सुख शांति मिलेगी। ऐसे ही धार्मिक वातावरण में जॉफ्री चाउसर ने अपनी महान रचना द कैंटरबरी टेल्स की शुरुआत की है। लेकिन वे सीधे कहानियां सुनाना शुरू नहीं करते। सबसे पहले वे उन लोगों से हमारा परिचय कराते हैं जो आगे चलकर कहानियां सुनाएंगे। यही परिचय जर्नल प्रोलॉग कहलाता है। यह केवल पुस्तक की भूमिका नहीं है, बल्कि पूरे मिडिवल इंग्लिश सोसाइटी का एक जीवंत चित्र, लिविंग पिक्चर है। कहानी की शुरुआत होती है अप्रैल के महीने से। चाउसर सबसे पहले प्रकृति का इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि पाठक स्वयं उस वातावरण में पहुंच जाता है। कई महीनों तक चलने वाली विंटर अब समाप्त हो चुकी है। ठंडी हवाएं अब रुक गई हैं। सूखे पेड़ों पर फिर से नई हरी पत्तियां निकल आई हैं। खेतों में हरियाली छा गई है। रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं। पक्षी सुबह सुबह मधुर स्वर में गाना शुरू कर देते हैं। हल्की हल्की वर्षा धरती को नया जीवन देती है। चाउसर बताते हैं कि अप्रैल की वर्षा केवल मिट्टी को गीला नहीं करती, बल्कि पौधों की जड़ों तक पहुंचकर उनमें नया जीवन भर देती है। सूरज की गर्म किरणें पूरे वातावरण को सुखद बना देती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रकृति लंबी नींद से जाग उठी हो। प्रकृति में आया ये परिवर्तन केवल पेड़ पौधों तक सीमित नहीं रहता, इसका प्रभाव मनुष्यों पर भी पड़ता है। लोगों के मन में भी नई ऊर्जा और उत्साह जाग उठता है। वे घरों से बाहर निकलना चाहते हैं। वे यात्रा करना चाहते हैं। वे भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं। यही कारण है कि लोग पिलग्रिमेज पर जाने की इच्छा करने लगते हैं। चाउसर इस दृश्य से ये संदेश देते हैं कि नेचर केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी नई प्रेरणा देता है। मध्यकालीन इंग्लैंड में पिलग्रिमेज तीर्थ स्थान केवल यात्रा नहीं थी, बल्कि ये एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। लोग मानते थे कि किसी सेंट की समाधि पर जाकर प्रार्थना करने से उनके पाप क्षमा हो जाएंगे और उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इंग्लैंड का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान था कैंटरबरी कैथीड्रल, जहां सेंट थॉमस बकेट की समाधि उपस्थित थी। थॉमस बकेट इंग्लैंड के आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी थे। प्रारंभ में वे किंग हेनरी II के घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन बाद में राजा और चर्च के अधिकारों को लेकर दोनों के बीच गंभीर विवाद हो गया। राजा चाहता था कि चर्च उसके नियंत्रण में रहे, जबकि बकेट चर्च की स्वतंत्रता के पक्ष में थे। यह विवाद इतना बढ़ गया कि 1170 ईस्वी में 4 सैनिक कैंटरबरी कैथीड्रल के भीतर पहुंचे और प्रार्थना कर रहे थॉमस बकेट की हत्या कर दी।
उनकी मृत्यु ने पूरे इंग्लैंड को हिला दिया। कुछ समय बाद लोगों ने विश्वास करना शुरू किया कि उनकी समाधि पर चमत्कार होते हैं। उन्हें सेंट घोषित कर दिया गया और कैंटरबरी पूरे यूरोप का सबसे प्रसिद्ध पिलग्रिमेज सेंटर बन गया। चाउसर की पूरी कहानी इसी पवित्र स्थान की यात्रा पर आधारित है। अब चाउसर स्वयं कहानी का हिस्सा बनते हैं। वे बताते हैं कि एक शाम वे साउथ वॉर्क नामक स्थान पर स्थित प्रसिद्ध टवर्ड इन पहुंचे। ये इन सराय रुकने का स्थान उन यात्रियों के ठहरने का स्थान था जो कैंटरबरी की यात्रा पर निकलते थे। इस स्थान पर बहुत चहल पहल थी। कोई भोजन कर रहा था, कोई अपने घोड़े को आराम दे रहा था, कोई अगले दिन की यात्रा की तैयारी कर रहा था। चाउसर भी कैंटरबरी जाने वाले थे। इसी इन में उनकी मुलाकात 29 पिलग्रिम्स तीर्थयात्रियों से होती है। सभी का उद्देश्य एक ही था, कैंटरबरी जाकर सेंट टॉमस बकेट की समाधि पर प्रार्थना करना। चाउसर भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं और इस प्रकार यात्रियों की कुल संख्या 30 हो जाती है। यहीं से वास्तव में द कैंटरबरी टेल्स की कहानी शुरू होती है। ये लोग अलग अलग स्थानों से आए थे, एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे, लेकिन यात्रा ने उन्हें एक परिवार की तरह जोड़ दिया। जब सभी यात्री रात को टवर्ड इन में भोजन कर रहे होते हैं, तभी इनका मालिक हेरी बेली, जिसे होस्ट कहा जाता है, एक शानदार सुझाव देता है। वह कहता है कि इतनी लंबी यात्रा केवल चलकर पूरी करना बहुत उबाऊ होगा। क्यों न रास्ते में हर यात्री कहानी सुनाए। वह नियम बनाता है कि प्रत्येक तीर्थयात्री को कैंटरबरी जाते समय 2 और वापस आते समय 2 कहानियां सुनाना है। इस प्रकार कुल 120 कहानियां सुनाई जाएंगी। जो सबसे अच्छी कहानी सुनाएगा उसे वापस लौटने पर टवर्ड इन में सभी यात्रियों की ओर से फ्री सपर, रात का भोजन दिया जाएगा। सभी इस प्रस्ताव से बहुत खुश होते हैं और सहमत हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि पहली कहानी कौन सुनाएगा। किसी भी प्रकार का विवाद ना हो, इसलिए होस्ट सभी यात्रियों से अगले दिन लॉट्स चिट्ठियां निकलवाता है। प्रत्येक यात्री एक पर्ची उठाता है और जिसकी पर्ची सबसे छोटी शॉर्टेस्ट लॉट निकलती है, उसे सबसे पहले कहानी सुनाने का अवसर मिलता है। लॉट्स चिट्ठियां का अर्थ है पर्चियां डालकर किसी व्यक्ति का निष्पक्ष फेयर तरीके से चयन करना। आज की भाषा में इसे लॉटरी सिस्टम या रैंडम सिलेक्शन भी कहा जा सकता है। इस प्रक्रिया में नाइट की चिट्ठी लॉट सबसे छोटी निकलती है, इसलिए नाइट सबसे पहले अपनी कहानी नाइट्स टेल सुनाता है। जनरल प्रोलॉग में चाउसर केवल यह नहीं बताते कि यात्री कौन हैं, वे प्रत्येक व्यक्ति को बहुत ध्यान से देखते हैं। वे उनके कपड़े, बोलने का तरीका, चाल ढाल, व्यवहार, आदतें और उनके पेशे, प्रोफेशन का वर्णन करते हैं। धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि यह केवल यात्रियों का समूह नहीं है, बल्कि पूरे मिडिवल इंग्लिश सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है। इस समूह में नाइट, स्क्वायर, मर्चेंट, डॉक्टर, लॉयर, मॉन्क, फ्रायर, फार्मर, स्टूडेंट, सेलर, क्राफ्ट्समैन, कुक, रिलीजियस लीडर्स और सामान्य मजदूर तक शामिल है। समाज का शायद ही कोई वर्ग बचा हो जो इस यात्रा में उपस्थित ना हो। यही कारण है कि जनरल प्रोलॉग को मिरर ऑफ मिडिवल सोसाइटी कहा जाता है। जॉफ्री चाउसर ने द जनरल प्रोलॉग इसलिए लिखा ताकि पाठकों को कैंटरबरी की यात्रा पर जाने वाले 29 पिलग्रिम्स और होस्ट हेरी वैली से परिचित कराया जा सके।
इसमें उन्होंने प्रत्येक यात्री का स्वभाव, कैरेक्टर, पेशा, प्रोफेशन, सामाजिक स्तर, सोशल स्टेटस, पहनावा, ड्रेस, आदतें, हैबिट्स और नैतिक गुण दोष, वर्च्यूज एंड वीकनेसेस का जीवंत चित्रण किया है। चाउसर का उद्देश्य केवल पात्रों का परिचय देना नहीं था, बल्कि 14th सेंचुरी के इंग्लिश सोसाइटी का वास्तविक और व्यंग्यपूर्ण सटायरिकल चित्र प्रस्तुत करना भी था। यही प्रोलॉग कैंटरबरी टेल्स की मजबूत भूमिका इंट्रोडक्शन तैयार करता है। चाउसर सबसे पहले नाइट का परिचय कराते हैं, क्योंकि मध्यकालीन समाज में, मिडिवल सोसाइटी में, नाइट को सबसे अधिक सम्मान प्राप्त था। वह एक बहादुर, अनुभवी और आदर्श योद्धा है, जिसने यूरोप और मिडिल ईस्ट में अनेक युद्धों तथा क्रुसेड्स, धार्मिक युद्धों में भाग लिया है। उसने अपने साहस और वीरता से कई विजय प्राप्त की हैं। नाइट का स्वभाव अत्यंत विनम्र, हम्बल, ईमानदार, ऑनेस्ट, वफादार, लॉयल और दयालु, मर्सीफुल है। उसने जीवन में बहुत प्रसिद्धि और सम्मान अर्जित किया है, फिर भी उसमें अहंकार, प्राइड बिल्कुल नहीं है। वह दूसरों का सम्मान करता है और सदैव सच्चाई तथा न्याय का साथ देता है। चाउसर बताते हैं कि नाइट युद्ध से सीधे तीर्थ यात्रा पर आया है, इसलिए उसने कोई भव्य या महंगे वस्त्र नहीं पहने हैं। उसके कपड़ों पर अभी भी युद्ध के निशान दिखाई देते हैं। यह उसकी सादगी और कर्तव्यनिष्ठा को दर्शाता है। चाउसर के अनुसार नाइट आइडियल शिवेलरी, आदर्श सूरवीरता या आदर्श क्षत्रिय धर्म का प्रतीक है। उसके चरित्र के माध्यम से चाउसर यह संदेश देते हैं कि सच्ची महानता केवल वीरता में नहीं, बल्कि विनम्रता, ईमानदारी, सम्मान और अच्छे चरित्र में होती है। स्क्वायर द जनरल प्रोलॉग का एक आकर्षक और उत्साही पात्र है। वह नाइट का पुत्र है और अपने पिता के साथ कैंटरबरी की तीर्थ यात्रा पर जा रहा है। यदि नाइट आदर्श सूरवीरता, आइडियल शिवेलरी का प्रतीक है, तो स्क्वायर युवावस्था, प्रेम, कला और उत्साह का प्रतीक है। स्क्वायर लगभग 20 वर्ष का एक सुंदर, शिक्षित और ऊर्जावान युवक है। उसे कविता लिखना, गीत गाना और संगीत बजाना, नृत्य करना और प्रेम करना बहुत पसंद है। वह आकर्षक और रंग बिरंगे कपड़े पहनता है तथा हमेशा प्रसन्न और उत्साहित दिखाई देता है। हालांकि स्क्वायर केवल एक रोमांटिक युवक नहीं है, उसने भी अपने पिता की तरह युद्धों में भाग लिया है और बहादुरी का परिचय दिया है। उसका सपना है कि वह भविष्य में अपने पिता की तरह एक महान नाइट बने, समाज में सम्मान प्राप्त करे। चाउसर ने स्क्वायर के माध्यम से यह दिखाया है कि युवा पीढ़ी में उत्साह, प्रतिभा, प्रेम और सपने होते हैं, लेकिन साथ ही उनमें कर्तव्य निभाने और सफलता प्राप्त करने की इच्छा भी होती है। योमन वह नाइट का सेवक है और उसका विश्वसनीय साथी है। योमन अपने स्वामी के साथ कैंटरबरी की तीर्थ यात्रा पर जा रहा है। चाउसर ने योमन को एक मेहनती, हार्डवर्किंग, ईमानदार, ऑनेस्ट और वफादार, लॉयल व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। योमन को जंगलों और शिकार का अच्छा ज्ञान है। वह धनुष बाण, बाव एंड एरो चलाने में निपुण है और एक कुशल आर्कर तथा हंटर है। उसकी वेशभूषा भी उसके पेशे के अनुरूप है। वह हरे रंग के कपड़े पहनता है क्योंकि ये जंगल और शिकार से जुड़ा हुआ रंग माना जाता है। उसके पास पिकॉक फेदर्स वाले तीर और एक तेज शोड बकर, छोटी ढाल और डैगर भी है, जो उसकी युद्ध कौशल और तैयारी को दर्शाते हैं। योमन अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता है
और अपने स्वामी नाइट की ईमानदारी से सेवा करता है। वह कभी दिखावा नहीं करता, बल्कि अपने परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा से सम्मान प्राप्त करता है। चाउसर के अनुसार योमन उन साधारण मेहनतकश लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, कॉमन वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जिनकी मेहनत और ईमानदारी पर समाज की व्यवस्था चलती है। इसके बाद चाउसर चर्च से जुड़े कई पात्रों का परिचय कराते हैं। यही चाउसर की सबसे बड़ी विशेषता दिखाई देती है। वे किसी व्यक्ति की केवल प्रशंसा या निंदा नहीं करते, बल्कि उसके गुण और दोष दोनों दिखाते हैं। इससे पाठक स्वयं निर्णय करता है कि कौन अच्छा है और कौन नहीं। प्रायरेस द जनरल प्लॉग की एक महत्वपूर्ण महिला पात्र है। वह एक कॉन्वेंट महिला मठ की प्रमुख हेड नन है। उसका नाम मैडम एग्लेंटाइन है। वह बहुत ही जेंटल, काइंड और पोलाइट दिखाई देती है। वे भोजन बड़े अच्छे मैनर्स के साथ करती है और फ्रेंच भाषा बोलने का प्रयास करती है, ताकि वह एक उच्च वर्ग की महिला जैसी लगे। प्रायरेस को छोटे छोटे डॉग्स से बहुत प्रेम है। वह उन्हें अच्छा भोजन खिलाती है और उनकी देखभाल करती है। वे दूसरों के दुख से भी भावुक हो जाती है, लेकिन चाउसर उसके चरित्र में हल्का सटायर भी प्रस्तुत करते हैं। चाउसर संकेत देते हैं कि एक धार्मिक महिला होने के बावजूद प्रायरेस का ध्यान भगवान की भक्ति, डिवोशन टू गॉड से अधिक अपने मैनर्स, अपीयरेंस और सामाजिक प्रतिष्ठा पर है। वह एक साधारण नन की अपेक्षा एक सभ्य और उच्च वर्ग की महिला जैसा दिखाई देना चाहती है। इस प्रकार चाउसर धार्मिक संस्थाओं में बढ़ती दिखावटी धार्मिकता, रिलीजियस हाइपोक्रेसी पर व्यंग करते हैं। चाउसर का मॉन्क एक ऐसा चरित्र है जो मिडिवल चर्च के आदर्शों और वास्तविक जीवन के बीच के अंतर को दिखाता है। सामान्य रूप से एक मॉन्क से अपेक्षा की जाती है कि वह सिंपल लाइफ व्यतीत करे और संसार की भौतिक इच्छाओं से दूर रहे, प्रार्थना करे और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करे। लेकिन चाउसर का मॉन्क इन नियमों का पालन नहीं करता। वे धार्मिक कार्यों के बजाय शिकार, हंटिंग करना पसंद करता है, महंगे और अच्छे घोड़ों पर घूमता है, शानदार भोजन करता है और आरामदायक जीवन जीता है। उसे पुराने मोनेस्टिक रूल्स और त्यागपूर्ण जीवन में कोई रुचि नहीं है। उसके व्यवहार से पता चलता है कि वह धर्म की सेवा के बजाय भौतिक सुखों को अधिक महत्व देता है। चाउसर इस चरित्र के माध्यम से मिडिवल चर्च की बढ़ती हुई लग्जरी, भ्रष्टाचार और नैतिक पतन, मॉरल डिक्लाइन की आलोचना करते हैं। फ्रायर का चरित्र चाउसर की द कैंटरबरी टेल्स में मिडिवल चर्च के भ्रष्ट धार्मिक अधिकारियों की आलोचना को दर्शाता है। सामान्य रूप से एक फ्रायर का उद्देश्य गरीबों की सहायता करना, लोगों को धार्मिक मार्ग दिखाना और सेवा का जीवन जीना होता है। लेकिन चाउसर का फ्रायर इन आदर्शों से अलग दिखाई देता है। वह बाहर से बहुत मिलनसार, फ्रेंडली, हंसमुख और लोगों से घुलने मिलने वाला व्यक्ति लगता है, लेकिन उसके पीछे स्वार्थ छिपा हुआ है। वह गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के बजाय अमीर लोगों के साथ संबंध बनाना पसंद करता है, क्योंकि वहां से उसे अधिक लाभ मिल सकता है। वह लोगों के पाप क्षमा, फॉरगिव सिंस करने के बदले पैसे लेता है और धर्म को कमाई का साधन बना लेता है। इस प्रकार चाउसर फ्रायर के माध्यम से रिलीजियस करप्शन, धार्मिक भ्रष्टाचार और चर्च के उन अधिकारियों की आलोचना करते हैं जो धर्म और सेवा के बजाय धन और व्यक्तिगत लाभ को महत्व देते हैं। अब चाउसर समाज के अन्य शिक्षित और व्यावसायिक वर्गों से परिचित कराते हैं। इनमें मर्चेंट है, ऑक्सफोर्ड क्लर्क है और लॉयर है।
मर्चेंट एक सफल व्यापारी बिजनेसमैन के रूप में दिखाई देता है। वह महंगे और आकर्षक कपड़े पहनता है, सुंदर बीवर हैट पहनता है और हमेशा अपने व्यापार तथा सफलता की बातें करता रहता है। उसकी वेशभूषा और आत्मविश्वास देखकर लोग उसे बहुत रिच, धनी और सफल व्यक्ति मानते हैं। लेकिन चाउसर एक व्यंग्यपूर्ण सत्य बताते हैं कि वास्तव में मर्चेंट कर्ज डेट में डूबा हुआ है। वह अपनी आर्थिक कठिनाइयों को लोगों से छिपाता है और केवल अपनी समृद्धि का दिखावा करता है। इस प्रकार चाउसर समाज के उन लोगों पर व्यंग करते हैं जो बाहरी चमक दमक, आउटवर्ड अपीयरेंस से अपनी वास्तविक स्थिति छिपाने का प्रयास करते हैं। इसके विपरीत ऑक्सफोर्ड क्लर्क बिल्कुल अलग है। वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक गरीब लेकिन अत्यंत विद्वान स्कॉलर छात्र है। चाउसर ने उसे ज्ञान का सच्चा प्रेमी, लवर ऑफ लर्निंग के रूप में प्रस्तुत किया है। उसके पास धन नहीं है, इसलिए वह दुबला पतला दिखाई देता है। उसके कपड़े भी साधारण हैं और उसका घोड़ा भी अच्छा नहीं है। फिर भी वह अपनी सारी कमाई बुक्स खरीदने और पढ़ाई पर खर्चा करता है। वह भोजन, कपड़ों या विलासिता की अपेक्षा पुस्तकों को अधिक महत्व देता है। ऑक्सफोर्ड क्लर्क बहुत ही शांत, क्वाइट, विनम्र, हम्बल, ईमानदार, ऑनेस्ट और गंभीर, सीरियस स्वभाव का है। वह बहुत कम बोलता है, लेकिन जब भी बोलता है उसकी बातें बुद्धिमत्ता, विजडम और सच्चाई, ट्रुथ से भरी होती हैं। चाउसर उसके बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति लिखते हैं, ग्लैडली वुड ही लर्न एंड ग्लैडली टीच। अर्थात वह खुशी खुशी सीखता था और खुशी खुशी दूसरों को सिखाता था। यह पंक्ति ऑक्सफोर्ड क्लर्क के पूरे व्यक्तित्व को दर्शाती है। उसका जीवन का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान बांटना है। सार्जिएंट एट लॉ, लॉयर एक महत्वपूर्ण पात्र है। वह कानून, लॉ का अत्यंत विद्वान और अनुभवी वकील है। उसे कानूनी मामलों का गहरा ज्ञान है और वह अपने समय का सबसे सम्मानित लॉयर माना जाता है। उसकी बुद्धिमानी और न्यायिक समझ के कारण राजा भी उसे महत्वपूर्ण कानूनी कार्य सौंपता है। वह हमेशा इतना व्यस्त दिखाई देता है कि लोगों को लगता है कि उसके पास बिल्कुल समय नहीं है। हालांकि चाउसर हल्के व्यंग सटायर के साथ बताते हैं कि वह वास्तव में जितना व्यस्त दिखता है उतना होता नहीं है। फिर भी वह अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और कुशलता से करता है। सार्जिएंट एट लॉ, वही लॉयर, अच्छी संपत्ति का मालिक है और कानूनी मामलों से उसने काफी धन भी अर्जित किया है। वह अपने काम में निपुण, आत्मविश्वासी और समाज में अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति है। अब कुछ और कैरेक्टर्स जो समाज से जुड़े हैं, विभिन्न प्रोफेशंस के हैं, उन्हें चाउसर दिखाते हैं। फ्रैंकलिन का चरित्र चाउसर की द कैंटरबरी टेल्स जर्नल प्रोलॉग में एक समृद्ध और उदार व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। फ्रैंकलिन एक धनी जमींदार, वेल्दी लैंड ओनर है, जिसे आरामदायक जीवन, स्वादिष्ट भोजन और अच्छे जीवन स्तर का आनंद लेना पसंद है। उसका सबसे प्रमुख गुण उसकी उदारता, जेनरसिटी है। उसे हॉस्पिटैलिटी, अतिथि सत्कार बहुत पसंद है और उसका घर हमेशा मेहमानों के लिए खुला रहता है। वह अपने मित्रों और अतिथियों का स्वागत बड़े प्रेम और सम्मान के साथ करता है। उसके घर में अच्छे भोजन और मनोरंजन की कोई कमी नहीं होती। फ्रैंकलिन धन का उपयोग केवल अपने सुख के लिए नहीं करता, बल्कि दूसरों की सेवा और खुशी के लिए भी करता है। इसलिए चाउसर उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाते हैं जो काइंडनेस, जेनरोसिटी और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का प्रतीक है। इस प्रकार फ्रैंकलिन का कैरेक्टर मिडिवल समाज के एक ऐसे अमीर व्यक्ति को दर्शाता है
जो धनवान होने के साथ साथ उदार और दूसरों की परवाह करने वाला भी है। गिल्ड्समैन। गिल्ड्समैन का चरित्र चाउसर की द कैंटरबरी टेल्स जर्नल प्रोलॉग में मिडिवल समाज के मेहनती और सफल कारीगरों का प्रतिनिधित्व करता है। ये लोग अपने अपने ट्रेड्स व्यवसायों में कुशल और अनुभवी होते हैं। वे अच्छे कपड़े पहनते हैं और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं। वे अपने काम में निपुण होने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सफल दिखाई देते हैं। गिल्ड्समैन के साथ यात्रा करने वाला कुक भी एक महत्वपूर्ण पात्र है। वह स्वादिष्ट और बेहतरीन भोजन बनाने में कुशल है। चाउसर उसकी कुकिंग स्किल की प्रशंसा करते हैं, लेकिन साथ ही एक हास्यपूर्ण ह्यूमरस बात भी बताते हैं कि उसके पैर में एक घाव स्कोर है। ये छोटी सी कमी चाउसर के यथार्थवादी दृष्टिकोण रियलिस्टिक अप्रोच को दिखाती है। वह अपने पात्रों को पूरी तरह आदर्श या परिपूर्ण नहीं बनाते, बल्कि उनकी अच्छाइयों और कमियां दोनों को प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार गिल्ड्समैन और कुक के माध्यम से चाउसर यह संदेश देते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ गुण और कुछ कमियां होती हैं। संसार में कोई भी पूर्ण परफेक्ट नहीं होता। शिपमैन का चरित्र चाउसर की द कैंटरबरी टेल्स जर्नल प्रोलॉग में एक अनुभवी लेकिन विरोधाभासी कॉन्ट्राडिक्टरी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शिपमैन एक कुशल नाविक स्किल्ड सेलर है, जिसे समुद्र और जहाज चलाने का गहरा ज्ञान है। वह समुद्र की हवाओं, लहरों और मौसम की परिस्थितियों को अच्छी तरह समझता है। अपने अनुभव के कारण वह एक साहसी और सक्षम यात्री माना जाता है। लेकिन चाउसर उसके चरित्र की एक नकारात्मक बात भी बताते हैं। वह कभी कभी चोरी, थेफ्ट कर लेता है और अपने लाभ के लिए गलत कार्य करने से पीछे नहीं हटता। इस प्रकार शिपमैन के व्यक्तित्व में अच्छाई और बुराई दोनों दिखाई देती हैं। चाउसर उसे ना तो पूरी तरह अच्छा व्यक्ति बनाते हैं और ना ही पूरी तरह बुरा। वे दिखाते हैं कि वास्तविक जीवन के लोग मिश्रित गुणों वाले होते हैं। इस प्रकार शिपमैन कुशलता, स्किल और बेईमानी, डिसऑनेस्टी दोनों का मिश्रण है, जो चाउसर के यथार्थवादी रियलिस्टिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। अब आता है डॉक्टर ऑफ फिजिक्स। डॉक्टर ऑफ फिजिक्स का चरित्र चाउसर की द कैंटरबरी टेल्स जर्नल प्रोलॉग में मिडिवल समय के एक प्रसिद्ध चिकित्सक, फिजिशियन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह अपने समय का एक योग्य और अनुभवी डॉक्टर है। उसे मेडिसिन, चिकित्सा विज्ञान के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष का भी अच्छा ज्ञान है। उस समय लोग मानते थे कि ग्रहों और सितारों की स्थिति का स्वास्थ्य और बीमारी पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए डॉक्टरों के लिए एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान महत्वपूर्ण माना जाता था। चाउसर बताते हैं कि डॉक्टर ऑफ फिजिक्स बीमारी और महामारी, प्लेग के समय बहुत अधिक धन कमाता है। वह अपने चिकित्सा ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए करता है, लेकिन उसके चरित्र में लालच, ग्रीड का संकेत भी मिलता है। ऐसा लगता है कि वह रोगियों की सेवा करने के साथ साथ धन अर्जित करने में अधिक रुचि रखता है। इस प्रकार चाउसर डॉक्टर ऑफ फिजिक्स के माध्यम से मिडिवल समाज के उन चिकित्सकों की आलोचना करते हैं जो सेवा, सर्विस के आदर्श के बजाय धन, वेल्थ को अधिक महत्व देते थे। यह चरित्र चाउसर के यथार्थवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है, जहां व्यक्ति में अच्छाइयों के साथ कुछ कमजोरियां भी होती हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है द वाइफ ऑफ बाथ। सबसे यादगार महिला का कैरेक्टर है ये। द वाइफ ऑफ बाथ चाउसर की द कैंटरबरी टेल्स जर्नल प्रोलॉग की सबसे प्रभावशाली और यादगार महिला पात्रों में से एक है। वह मिडिवल समाज की सामान्य महिलाओं से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। वह बहुत ही कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और बोल्ड स्वभाव की महिला है। वाइफ ऑफ बाथ ने अपने जीवन में 5 बार विवाह, 5 मैरिजेस किए हैं।
और वह विवाह प्रेम और पुरुषों के साथ संबंधों के विषय में अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करती है। उस समय के समाज में महिलाओं से विनम्र और शांत रहने की अपेक्षा की जाती थी, लेकिन वह अपनी इच्छाओं और अधिकारों के बारे में बिना झिझक बोलती है। उसने यूरोप के कई देशों की यात्रा की है और वह एक अनुभवी यात्री भी है। उसके पहनावे और व्यक्तित्व से उसका आत्मविश्वास दिखाई देता है। वह चमकीले लाल रंग के कपड़े, ब्राइट रेड क्लोथ्स पहनती है और अपनी उपस्थिति से सभी का ध्यान आकर्षित करती है। चाउसर ने उसे केवल एक साधारण महिला के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है जो अपने समय की सोशल ट्रेडिशंस और जेंडर एक्सपेक्टेशंस को चुनौती देती है। वह महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन जाती है। इसी कारण द वाइफ ऑफ बॉथ द कैंटरबरी टेल्स के सबसे लोकप्रिय और यादगार पात्रों में से एक है। अब चाउसर पार्सन और प्लोमैन का जिक्र करते हैं। ये कैरेक्टर्स सच्ची अच्छाई के प्रतीक हैं। चाउसर की द कैंटरबरी टेल्स जनरल प्रोलॉग में पार्सन और प्लोमैन ऐसे पात्र हैं जिन्हें लेखक बहुत सम्मान और प्रशंसा के साथ प्रस्तुत करते हैं। जहां अधिकांश धार्मिक और सामाजिक पात्रों में कुछ कमजोरियां दिखाई जाती हैं, वहीं पार्सन और प्लोमैन वास्तविक अच्छाई और नैतिकता, मोरालिटी के प्रतीक हैं। पार्सन एक सच्चा और आदर्श धार्मिक व्यक्ति है। वह केवल दूसरों को धर्म और नैतिकता की शिक्षा नहीं देता, बल्कि स्वयं भी उसी मार्ग पर चलता है। वह गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सहायता करता है और धार्मिक सेवा के बदले कभी धन की मांग नहीं करता। वह सादगीपूर्ण जीवन जीता है और अपने कार्यों से लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। चाउसर उसे एक आदर्श रिलीजियस लीडर के रूप में देखते हैं, क्योंकि उसमें दया, ईमानदारी और सेवा की भावना है। पार्सन का भाई प्लोमैन एक साधारण किसान है, लेकिन उसके गुण महान हैं। वह मेहनती, ईमानदार और दयालु व्यक्ति है। वह अपने श्रम से जीवन यापन करता है और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करता है। इन दोनों पात्रों के माध्यम से चाउसर यह संदेश देते हैं कि महानता धन, पद या शिक्षा से नहीं आती, बल्कि अच्छे चरित्र, ईमानदारी और दूसरों के प्रति प्रेम से आती है। पार्सन और प्लोमैन सच्ची मानवता और नैतिक आदर्शों के प्रतीक हैं। अब चाउसर जिक्र करते हैं कुछ और कैरेक्टर्स का, जिनमें मिलर, रीब, समनर और पार्डनर आते हैं। चाउसर की द कैंटरबरी टेल्स जनरल प्रोलॉग में मिलर, रीब, समनर और पार्डनर ऐसे पात्र हैं जिनके माध्यम से समाज की विभिन्न कमजोरियों और बुराइयों को दिखाया गया है। ये सभी पात्र अपने अपने क्षेत्र में विशेष पहचान रखते हैं, लेकिन उनके चरित्र में नकारात्मक गुण भी दिखाई देते हैं। मिलर एक शक्तिशाली और बलवान व्यक्ति है। वह शारीरिक रूप से मजबूत है, लेकिन उसका स्वभाव ईमानदार नहीं है। वह अपने ग्राहकों को धोखा देता है और गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश करता है। रीब एक धनी व्यक्ति के यहां संपत्ति का प्रबंधक मैनेजर है। उसका काम अपने मालिक की संपत्ति की देखभाल करना है, लेकिन वह चालाकी और चोरी करके स्वयं अमीर बन जाता है। वह अपनी बुद्धि का उपयोग अच्छे कार्यों के बजाय व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है। समनर चर्च कोड का अधिकारी है, जिसका कार्य धार्मिक नियमों को लागू करना होता है, लेकिन वह अपने पद का दुरुपयोग करता है। वह रिश्वत, ब्राइब लेकर अपराधियों को बचा देता है और न्याय के स्थान पर धन को महत्व देता है। इन सभी में सबसे भ्रष्ट पात्र पार्डनर है।
उसका काम लोगों को पापों से मुक्ति दिलाने वाले पार्डन्स बेचना है, लेकिन वह स्वयं लालची और धोखेबाज है। वह नकली रेलिक्स, धार्मिक अवशेष बेचकर भोले भाले लोगों को ठगता रहता है। इन पात्रों के माध्यम से चाउसर ये दिखाते हैं कि केवल धार्मिक पद या सामाजिक प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं बनाती। वास्तविक धार्मिकता अच्छे कर्मों, ईमानदारी और नैतिक चरित्र से आती है। चाउसर चर्च और समाज में मौजूद भ्रष्टाचार पर व्यंग करते हैं और लोगों को बाहरी दिखावे के बजाय वास्तविक अच्छाई का महत्व समझाते हैं। जनरल प्रोलॉग केवल द कैंटरबरी टेल्स की भूमिका इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि यह 14th सेंचुरी इंग्लैंड का सबसे विश्वसनीय सामाजिक दस्तावेज, सोशल डॉक्यूमेंट माना जाता है। चाउसर ने लगभग पूरे समाज को केवल 30 पिलग्रिम्स के माध्यम से हमारे सामने जीवित कर दिया है। प्रत्येक पात्र अपने प्रोफेशन, ड्रेस, बिहेवियर, स्पीच, वर्च्यूज और वीकनेसेस के कारण अलग पहचान रखता है। चाउसर किसी पर क्रोधित होकर आक्रमण नहीं करते, बल्कि ह्यूमर, आयरनी और जेंटल सटायर के माध्यम से समाज की अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को दिखाते हैं। वे ईमानदारी, परिश्रम, ज्ञान, साहस और सच्ची धार्मिकता की प्रशंसा करते हैं, जबकि लालच, दिखावा, भ्रष्टाचार और पाखंड की आलोचना करते हैं। यही कारण है कि जनरल प्रोलॉग आज भी केवल साहित्य का महान परिचय नहीं, बल्कि मिडिवल इंग्लिश सोसाइटी का सबसे जीवंत और यथार्थ चित्र माना जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।